लाइव चालू हो गया दोस्त। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। फोकस सेट नहीं है क्या? सेट है शायद। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का आज के क्रिसमस सेशन में। तो सारे बच्चों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेंटा क्लॉज आपके पास ही आ जाए और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर बने रहे। तो वेलकम टू टुडे सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। क्या दे दूं तुम्हें गिफ्ट में, बताओ? आज टेस्ट पेपर दे देता हूं एक गिफ्ट में। क्यों भाई? आज ये चैप्टर के बाद में तुम्हारे लिए टेस्ट पेपर में सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है कि ब्रह्मास्त्र का जो कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2 है, कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है? कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2 सॉल्व करने की बारी आ गई है। 10 दिन हो गए ना, तो कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2 सॉल्व करने की बारी आ गई है। एसएसटी क्लॉज बोल रहे हैं बच्चे, सेंटा क्लॉज नहीं बोल रहे, एसएसटी क्लॉज। मेरी हो गई है तबीयत खराब बहुत भयंकर। तो मैं आज दिन भर से मैं सोया हूं और सिर्फ इसलिए उठाऊं कि मुझे क्लास लेना है। आ जाओ। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? एसएसटी का सैंपल पेपर, एसएसटी का बोल रहा हूँ, कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2 जो है ना, कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2 आपके ब्रह्मास्त्र का कर लेना। जिन बच्चों के पास अभी ब्रह्मास्त्र नहीं पहुंचा है, जिन्होंने एड्रेस इधर उधर डाले होंगे या फिर जिन्होंने लेट एनरोल किया होगा, तो हम तुम्हें पीडीएफ दे देंगे टेस्ट वाले ब्रह्मास्त्र वाले। उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। आज 25 तारीख हो गई, अब पेपर नंबर 2 करना है अपने को, ठीक है? आप आ जाओ मिलने सर। चलो, तुलसी विवाह की भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। क्लियर है? चलो चलो चलो, सारे बच्चे आ गए? दाढ़ी और लगा लेते, दाढ़ी लगा लेते तो यंग यंग सेंटा क्लॉज दिखाता तुम्हें मैं। दाढ़ी और लगा लेता हूँ ला। दाढ़ी मूंछ और रहती तो यंग सेंटा क्लॉज लगते आप। अभी एक सेकंड रुक जा, तू मेरी बात मान। सारे बच्चे आ रहे हैं जब तक। हम्म। हो 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 हो। हो 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 हो। मूंछ गिर गई। रुक जा यार। अरे यार, सेंटा टूट ही गई यार मूंछ ले। क्या यार संदीप, तुम्हारे कारण होता है जो भी होता है ये, ठीक है? यंग सेंटा क्लॉज। हो हो हो। गिर गया। चलो, मजाक मस्ती हो गई, होता बजाओ, पढ़ लेते हैं। पढ़ा यार, मूछ टूट गई यार। घड़ा सिंह की मूछ टूटी है। चलो सारे बच्चे आ गए, तो अब शुरू किया जाए कार्यक्रम। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं दोस्तों। ये सेंटा क्लॉज जो है, तो वो करते थे, क्या बोलते हैं, अभी यंग है। इनके लिए इनकी दाढ़ी मूछ काली थी, ठीक है? हमारी तुम्हारी सबकी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, तुम्हारी क्रिसमस, हम सबकी क्रिसमस। अब पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। आज छुट्टी नहीं दी तुम्हें, इसलिए छुट्टी नहीं दी क्योंकि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हें कि और ज्यादा पढ़ो, ठीक है? तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बैकलॉग नहीं बनने देना, बैकलॉग नहीं बनने देना।
इसका नाम मैंने कल स्टोरी तो डाली थी, लेकिन अभी नाम तय नहीं हो पाया है, मैं देख ही नहीं पाया रिस्पॉन्सेस सारे, तो जैसे ही रिस्पॉन्स देख लूंगा फिर उसका नाम भी तय कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ही रह गया, था तो बेचारी कॉमर्स टीम का, लेकिन हमारे पास आ गया है। क्या बोलते हो? अब ये तो हो गई कॉमर्स टीम, अब ह्यूमैनिटीज टीम से मिलवा दे तुम्हें। आ गए सारे बच्चे? आज की क्लास छोटी क्लास होगी अपनी रिलेटिवली, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर जो है, चैप्टर भी आपका छोटा है। कैसे चैप्टर छोटा मैं बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी में जो आपको पूरा चैप्टर दिया ना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ क्या करना है, टॉपिक नंबर 1 पॉइंट, मतलब जो टॉपिक नंबर 1 है ना, सिर्फ 1 वाला टॉपिक पढ़ना है, उसका 1.1 से लगा के 1.3 या 4 तक है वो, तो उतना ही पढ़ना है, ठीक। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, प्यारा चैप्टर, मजेदार चैप्टर, छोटा चैप्टर, अच्छा चैप्टर, ध्यान से पढ़ना, बस ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ग्लोबल वर्ल्ड से आपको क्या समझ में आता है? रेडी ना? अब जाओ इधर, ध्यान दो बेटा पढ़ाई पे, अब इधर ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। कैप क्या है, किसी बच्चे से छुड़ाई गई है। कल जो एक सेंटा क्लॉज छोटा वाला आया था ना, तो अब उसके सिर के साइज में मेरे सिर के साइज में डिफरेंस है, लेकिन जैसे तैसे उसकी कैप फंस गई है मुझे, तो मैंने सोचा कि अब फंस गई है तो निकालते नहीं है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, छोटा चैप्टर है। तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इज द चैप्टर। अबे पढ़ लो सारे बच्चे, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, अब अगर जैसे इस चैप्टर को समझोगे ना, तो क्या है, दो चीजें बताई गई है। सबसे पहले ये समझना ग्लोबल वर्ल्ड क्या है। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या है कि जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे अभी ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है, तो ग्लोबल मतलब क्या है कि जो पूरा वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड रहे उसको ग्लोबल कहा जाता है, ठीक है। जो वर्ल्ड पूरा कनेक्टेड है उसको ग्लोबल कहा जाता है। तो अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें कि आज का वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड है, तो यस आज का वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड है। आज पूरा वर्ल्ड जो है आप देखोगे कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टेड है। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, ट्रेड के थ्रू कैसे भी कनेक्टेड है। तो ग्लोबल वर्ल्ड तो आज है, और ये क्या ग्लोबल वर्ल्ड पहले भी था। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड आज आपको ज्यादा कनेक्टेड दिख रहा है, हम इंटरनेट के थ्रू और एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत तेजी से कनेक्टेड है, बहुत इजीली कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्शन जो है आज से हजारों साल पहले भी थे। हजारों साल पहले मतलब क्या है कि आज का वर्ल्ड जो है ना, आज के वर्ल्ड को हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आज मॉडर्नाइज हो गई है चीजें, और आज कनेक्शन जो है वो बहुत तेजी से है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज सिंस लास्ट 50 इयर्स, तो पिछले 50 सालों में जो वर्ल्ड डेवलप हुआ उसको मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड है क्या? शब्द समझना, ग्लोबल वर्ल्ड मतलब कनेक्टेड होना। तो मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड है, यस मॉडर्न वर्ल्ड इज द ग्लोबल वर्ल्ड। अब लेकिन अगर बात करें क्या कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड एक ग्लोबल वर्ल्ड है। अब अगर बात की जाए प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? तो 50 सालों में जो वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बनी है उसको तो आप मॉडर्नाइजेशन कह रहे हो, मॉडर्न वर्ल्ड कह रहे हो, लेकिन उससे पहले जो वर्ल्ड था उसको प्री मॉडर्न वर्ल्ड कहा जा रहा था, मतलब और पुराना जो समय था, जो पुराने दिन थे हजारों साल पहले। तो अब मेरा आपसे एक सवाल ये बताओ कि क्या हजारों साल पहले की दुनिया भी आपस में कनेक्टेड थी? क्या हम बोल सकते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज अ ग्लोबल वर्ल्ड? बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज ग्लोबल वर्ल्ड? बताओ जल्दी, क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज मॉडर्न वर्ल्ड? बताओ। यस। क्यों बोल सकते हैं? उसके पीछे का कारण है बाबू समझना, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड ही ग्लोबल वर्ल्ड था, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भले ही पहले वर्ल्ड उतनी तेजी से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन कनेक्टेड तो था। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स, ठीक है। तो भले ही पुराना समय रहा हो, 1000 साल पुरानी बात रही हो, जैसे आपने 9th की ज्योग्राफी में पढ़ा था कि हमारी पंचतंत्र की कहानियां यहां से यूरोप तक गई, यूरोप का आर्किटेक्चर स्टाइल हमारे यहां तक आया। तो भले ही प्री मॉडर्न वर्ल्ड रहा हो, लेकिन वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी क्या था? कनेक्टेड था, ठीक है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज आल्सो कनेक्टेड, एंड ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम मोर कनेक्टेड ओवर द टाइम। ओवर द टाइम ह्यूमन सोसाइटीज और ज्यादा कनेक्टेड हुई है, और कैसे हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वर्ल्ड या फिर जो कह सकते हैं
ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज का ही फिनोमिना, ग्लोबलाइजेशन पहले भी था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में और आज भी है, बस चेंज क्या हो गया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम उतना तेजी से कनेक्टेड नहीं थे, उतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं थे, और आज के समय में टेक्नोलॉजी के कारण हम और ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, तो कनेक्शन पहले से ही रहा है। तो आपको इस चैप्टर में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पूरा प्री मॉडर्न वर्ल्ड की कहानी पढ़ना है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे ग्लोबल थे, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे कनेक्टेड थे। मेरे वो ही होने लगा इसमें गर्मी। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे कनेक्टेड थे, वो वाली कहानी आपको पढ़ना है। समझ में आया? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे कनेक्टेड थे, समझ में आया? चलो, सेंटा क्लॉज गॉन। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे कनेक्टेड थे, वो वाली चीज आपको पढ़ना है। गॉट इट? बताओ बताओ। नाक रुकी हुई है, हाँ यार बड़ी दिक्कत हो रही है, सर्दी बहुत भयंकर है, तबीयत गड़बड़ है मेरी थोड़ी। क्लियर हुआ? चलो क्लियर? चलो बाबू, तो अब सवाल है कि हाउ ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम मोर कनेक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये पता चलेगा कि पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर ट्रेड, नॉलेज, रिलीजन एंड सेफ्टी। तो लोग आज से नहीं, हजारों साल से ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि उनको क्या है, एक धर्म का प्रचार प्रसार करना है, या फिर उनकी सेफ्टी के लिए, या फिर ज्ञान लेने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। ट्रैवलर्स कैरीड गुड्स, मनी, आइडियाज, स्किल्स एंड डिसीजेस विद देम। जो ट्रैवलर्स थे, तो ट्रैवलर्स एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और अपने साथ में क्या लेके चलते थे वो, जब ट्रैवलर्स, देखो मैं एक व्यापारी हूं, मान लो, अगर मैं एक जगह दूसरी जगह जा रहा हूं तो अपना खाना लेके जाऊंगा, अपनी बोली लेके जाऊंगा, अपना व्यापार करने का तरीका लेके जाऊंगा, ठीक है। बाय 3000 BC, बिफोर कॉमन एरा, अगर जैसे आज से मतलब 5000 साल पहले की बात करें, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड लिंक्स मिलते हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन में, और वो वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्टेड था। कॉडीज जो आती है ना, सी शेल कहते हैं जिसे, तो शी सेल्स जो होते हैं, दे वर यूज्ड एज मनी एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम मालदीव्स टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो वो शी शेल खुद थोड़े ना दौड़ के भाग गए, तो वो मालदीव्स, चाइना और अफ्रीका तक वो शी शेल्स का इस्तेमाल दिख रहा है। मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोग आपस में कनेक्टेड थे। द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू ट्रैवल बिगेन एज द 7th सेंचुरी, ठीक है। आगे अगर पढ़ेंगे अपन तो आपको पता चलेगा कि बीमारियां भी जो ना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंची, तो बीमारियां उड़ के तो नहीं पहुंच गई होगी, लोग लेके गए होंगे वो बीमारियां, ठीक है। बाय 13th सेंचुरी ग्लोबल कनेक्शंस वर क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। तो 13th सेंचुरी में तो आपको एविडेंसेस मिलते हैं कि ट्रेडर्स के अकाउंट्स मिलते हैं, स्पिरिचुअल कह सकते हैं मॉन्क्स वगैरह के एक जगह से दूसरी जगह जाने के रिकॉर्ड्स, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ये दर्शाते हैं कि पहले ट्रेड के लिए, नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, कि मतलब आदमी खुद के आध्यात्म की कह सकते हैं ना पूर्ति करने के लिए लोग जो है वो ट्रैवल करते थे। समझ में आया? लोग जो ट्रैवल करते थे, और लोग जो ट्रैवल करते थे तो वो डेफिनेटली एक वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड बनाने के उस पे थे, कगार पे थे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी कनेक्टेड था, ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था। अब उसी चीज को एक एक करके बताया गया एग्जांपल्स के माध्यम से कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी एक ग्लोबल वर्ल्ड था। क्लियर है? समझे? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? सिक्सटींथ को ब्रह्मास्त्र दिया था, अभी तक नहीं आया, कॉल किया, बोला आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। एक बात देखो, अब क्या है ना, अब ऑलमोस्ट सारे बच्चों को डिलीवर हो गए, जो कुछ कुछ जिनको डिलीवर नहीं हुए ना, तो उनके कुछ ना कुछ या तो एड्रेस का इशू या फिर कुछ ऐसे इश्यूज रहे होंगे। तो एक बार सपोर्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, ठीक, और चेक करो। और अगर जैसे मान लो नहीं पहुंच रहा है, तो हम तुम्हें सैंपल पेपर नंबर 2 अब जैसे देंगे, तो उसका सॉफ्ट कॉपी भी डलवाई देंगे, ठीक है। समझ में आया?
ड्रैगन बंदूक का नाम अभी नाम इन प्रोसेस है, सोच रहे हैं। तो अब देखो एक ये टॉपिक है सिल्क रूट वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्या टॉपिक है कि सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड। तो हमें अब ये प्रूव करना है बस पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर इतना ही बड़ा है और आपका, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे वर्ल्ड कनेक्टेड था, ग्लोबल वर्ल्ड था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे वर्ल्ड जुड़ा हुआ था, ये प्रूव करना है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट है आपका सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड। सिल्क रूट क्या है? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां सिल्क बिछा हो, नहीं। सिल्क रूट बेसिकली जैसे अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट क्या है, ये चाइना से आप देखोगे तो पूरे यूरोप तक का लैंड और सी रूट के थ्रू जो कनेक्टिविटी थी, ये जो रास्ता था, इस रास्ते को सिल्क रूट कहा गया है, ठीक है। और सिल्क रूट ही क्यों रखा है? कुछ भी नाम रख देते, स्पाइसेस रूट रख देते, वुडन रूट रख देते, तो सिल्क रूट रखने के पीछे का कारण क्या है, नाम क्यों रखा है? क्योंकि इस रास्ते के थ्रू, इसी रूट के थ्रू क्या होता था, चाइनीज सिल्क कार्गो जो थी वो ट्रेवल करती थी, मतलब जो ट्रेडर्स थे चाइना के, वो बहुत सारा सिल्क लेके जाते थे। तो अब क्योंकि इस रास्ते से वो सिल्क लेके जाते थे, इसके लिए इसके नाम सिल्क रूट रख दिया है, ठीक है। तो सिल्क रूट क्या है? दिस सिल्क रूट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स, ठीक है। तो प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर की अगर बात करें तो आज मॉडर्नाइजेशन का समय है, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड से पहले क्या होता था, ट्रेड और कल्चर को कनेक्ट करते हुए अगर कोई एक एग्जांपल आपको देखने को मिले तो ट्रेड और कल्चर को कनेक्ट करता हुआ ये एक क्लासिकल एग्जांपल है, जहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो जब वो लोग ट्रैवल करते थे सिर्फ सामान लेके नहीं जाते थे, वो कल्चर भी लेके जाते थे। कैसे, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में तो आज आप देख रहे हैं ट्रेड रूट बहुत सारे, सी रूट से हवा से चले जाता आदमी है वो, लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था, जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अगर ट्रेड और कल्चर की कनेक्टिविटी कहीं आपको देखने को मिलती थी थ्रू आउट द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड के अलग अलग जगह अगर कहीं कनेक्टिविटी थी तो वो इस सिल्क रूट के थ्रू तो थी, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड सी, ठीक है, निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका। तो हिस्टोरियंस जो है, तो हिस्टोरियंस ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये सिल्क रूट जो था तो कहां से कहां तक फैला हुआ था, एशिया से यूरोप तक फैला हुआ था। ये एशिया है, यहाँ पे चाइना, एशिया से यूरोप तक फैला हुआ था, कनेक्टिंग नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका का नदर्न पार्ट भी कनेक्ट करता था, ठीक है। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी। मतलब अभी से 500 साल पहले तक ये रूट जो है थ्राइव करे, ग्रो करे हैं। और कब से एग्जिस्ट कर रहे थे? दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, ठीक है। क्रिश्चियन एरा, जीसस क्राइस्ट के समय से आपको देखने को मिल रहा था ये सिल्क रूट्स एग्जिस्ट करते थे। और इन सिल्क रूट के थ्रू जाता क्या था? तो चाइनीज पोट्री आल्सो ट्रेवल्ड थ्रू द सेम रूट। चाइना से जो मटके वटके बनाते थे चाइनीज पोट्रीज, ठीक है, पोर्सलेन वगैरह की वो पोट्रीज जाती थी। एंड डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया से टेक्सटाइल, जैसे हमारे यहाँ कॉटन होता था, हमारे यहाँ स्पाइसेस ग्रो होती थी, तो वो सारा सामान जो यूरोप में ट्रेड होता था और यूरोप से पैसा आता था हमारे देशों में। हमारे देश ने बहुत ट्रेड किया और ट्रेड सरप्लस कंट्रीज रही है, एशियन कंट्रीज ट्रेड सरप्लस कंट्रीज रही है, फाइन। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल, जैसे अब जब हम उनको सिल्क देते थे, चाइनीज पोट्री देते थे, कपड़े देते थे, ठीक है, स्पाइसेस देते थे, तो बदले में वहां से गोल्ड और सिल्वर आता था, फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो यूरोप से बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर लाए और इंडिया, मतलब इंडिया, एशिया और ये जो पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड है, इसमें बहुत पैसा आता था। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे सिल्क रूट एक अच्छा एग्जांपल है प्री मॉडर्न ट्रेड का। अब ट्रेड के साथ साथ कल्चरल लिंक का भी एग्जांपल है कि सिल्क रूट के थ्रू कल्चरली भी हम कनेक्टेड थे। कैसे? तो कल्चरली ऐसे कनेक्टेड थे, देखो, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। तो क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम प्रीचर्स ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और मुस्लिम प्रीचर्स जो थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब क्या है? क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब जो जीसस, जैसे जीसस क्राइस्ट के बाद में जो क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेट करने के लिए लोग यूरोप से अलग अलग जगह निकले, तो अब वो अलग अलग जगह जब निकले तो वो कैसे आएंगे? ऐसे तो ना समुद्र तेरे क्या जाएंगे। लोग जब अलग अलग जगह के लिए निकले थे धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने यही ट्रेडर्स के पीछे पीछे आ गए कि उनको पता था कि ट्रेडर्स जो है जिस देश से आए उस देश में चलते वहां धर्म का प्रचार करेंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर आप देखोगे आज इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आई, तो क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन बिलोंगिंग टू यूरोप, लेकिन वो क्या है कि हमारे देश में जैसे जब ट्रेडर्स आए तो ट्रेडर्स के साथ में वो सिर्फ सामान लेके नहीं आए, वो अपना धर्म लेके आए, अपना विचार लेके आए। और हमारे देश ने वसुदेव कुटुंबकम की कह सकते हैं ना फिलॉसफी को अपहोल्ड करते हुए सबको वेलकम किया। वही एग्जांपल आप जैसे देखोगे यहाँ पे, तो क्या है, बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड टू द सेवरल डायरेक्शन। तो
धर्म कभी भी ना जगह तक सीमित और लोगों तक सीमित नहीं रहता है, इस बात को समझना बच्चों। क्या, और ये जब समझ में आएगा तो धार्मिक कट्टरपंथी छोड़ दोगे आप। क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो, तो बुद्धिज्म कहां ओरिजिनेट हुआ पता है? ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट होता है, बिहार, बोध गया, ठीक है। बुद्धिज्म यहाँ ओरिजिनेट होता है और यहां से बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैलता है। और आप जैसे देखोगे तो आज बुद्धिज्म को जितना इंडिया में नहीं माना जाता, उससे ज्यादा बुद्धिज्म को माना जाता है चाइना में और ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जापान में, कोरिया में, इन जगह, ठीक है। तो यहां देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू दिस सिल्क रूट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन दी थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन दी सिल्क रूट। तो ये एक एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल इसका भी होना चाहिए, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी के साथ साथ मुस्लिम प्रीचर्स। तो इस्लाम भी जैसे अगर आप देखोगे तो वेस्ट एशियन कंट्री में जन्मा हुआ एक धर्म इस्लाम जो है, तो वो भी इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा। तो सिल्क रूट ने क्या किया, सिल्क रूट ने जैसे अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट एक वाइब्रेंट एग्जांपल है ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का इन दी प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सवाल यही बनेगा कि हाउ सिल्क रूट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग कल्चर एंड ट्रेड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट क्या थी, सवाल कैसे भी पूछ लिया जाए, सवाल कैसे भी पूछ लिया जाए। ग्लोबल कनेक्शन मतलब क्या है कि वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल कनेक्शन मतलब वर्ल्ड कनेक्टेड होना चाहिए। 3 नंबर 5 नंबर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। सिल्क रूट पर चल के, अबे बोल तो रहा हूं कि सिल्क रूट कोई सिल्क का बना हुआ नहीं था, वहां से सिर्फ सामान जाता था, सिल्क कार्गोज जाती थी, इसके लिए उसका नाम सिल्क रूट रखा गया। वाइब्रेंट मतलब मतलब जैसे बोलते हैं ना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मतलब क्या कि अच्छी, वाइब्रेंट का मतलब यहाँ पे अच्छा, अच्छे से, कि जो ठोस हो, जिसके अंदर कुछ बात हो। तो वाइब्रेंट ट्रेड होता था, मतलब क्या है कि अच्छा खासा ट्रेड होता था, वाइब्रेंट ट्रेड रूट ऐसा, ठीक है। चलो अब बताओ, बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। रीड द फॉलोइंग रीजन फॉर इट्स स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, ड्यू टू सिल्क रूट, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रैवलर्स, ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स। क्या लगता है तुम्हें, क्या क्या होगा? हाँ बताओ जरा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या होगा राइट आंसर? कल्चर बताया तो सही कि एक धर्म से दूसरी धर्म जा रहे हैं। डिस्टेंट मतलब क्या है, दूर दूर की जगह है। डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दूर दूर की जगह है। ऑलवेज हैंड इन हैंड मतलब कि साथ में जाना, किसी भी चीज का साथ में होना मतलब ऑलवेज हैंड इन हैंड कहेंगे उसको। क्लियर हुआ? तो सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट एक वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट है, जहां से आपको देखने को मिलता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज बहुत बड़े स्तर पर हुआ, विच कनेक्ट चाइना टू एशिया, ठीक है। मतलब ईस्ट एशिया से यूरोप तक को कवर करता है, ईस्ट एशिया, यूरोप और नदर्न अमेरिका को और नदर्न अफ्रीका को कनेक्ट करता है, ठीक है। पानी पियो सब, सर्दी हो रही भयंकर। क्लियर हुआ? प्रीचर्स मतलब क्या है? इस्लामिक प्रीचर्स मतलब ये है कि जो इस्लाम को प्रीच कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में बता रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो इस्लामिक प्रीचर्स रहेंगे। देखो यहाँ पे ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट गलत है, बाकी 1 2, अरे अबे 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 1 2 3 ये तीनों सही है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है और ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट गलत है। तो इस हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब और एग्जांपल्स जो ये बताते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड था, ये तो एक एग्जांपल हुआ। 70% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। और भी ऐसे एग्जांपल्स जो ये बताते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था आपस में। तो और भी एग्जांपल्स क्या हैं? तो जैसे फूड ट्रेवल्स का एक एग्जांपल है। फूड ट्रेवल्स मतलब क्या है कि खाना जो है ना, खाना भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अब टमाटर के पेड़ तो नहीं निकल के आएंगे, दौड़ के जा रहा है टमाटर, टिंग 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 टिंग, टमाटर कैसे जाएगा? लोग जाएंगे तभी तो खाना जाएगा ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राजस्थान की डिश है दाल बाटी, और अगर कोई तमिलनाडु में बैठ के दाल बाटी बना रहा है, खा रहा है, तो कैसे खाएगा? तो या तो कोई राजस्थान से गया होगा तमिलनाडु में और वो सिखाया होगा कि दाल बाटी ऐसे बनती है, या फिर तमिलनाडु से कोई आया होगा राजस्थान में जो
सीख के गया होगा कि दाल बाटी ऐसे बनती है। उदाहरण दे रहा हूं एक, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं। डोसा, अगर आप देख रहे हो कि डोसा साउथ इंडियन डिश है, तो वही डोसा आपको कश्मीर में कैसे मिल जाएगा? या तो कोई कश्मीर से डोसा खाने साउथ इंडिया गया होगा, सीख के आया होगा, या फिर कोई साउथ इंडियन कश्मीर में आके बस गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो फूड ट्रेवल्स में सिंपल ये बताना है आपको कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक ग्लोबल वर्ल्ड था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी कनेक्टेड था। उसके एग्जाम्पल हमें जैसे एक सिल्क रूट के थ्रू पता चलता है, और उसी चीज के दूसरे एग्जाम्पल और हमें पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ द एविडेंसेस ऑफ फूड। ठीक है, खाने के एविडेंसेस से भी हमें पता चलता है। ठीक है, फूड ट्रेवल्स में यही बताया गया कि हमें खाने के एविडेंसेस से भी पता चलता है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो कनेक्टेड था। खाने के एविडेंसेस से भी हमें पता चलता है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो कनेक्टेड था। फूड ट्रेवल्स पे बात करते हैं तो स्पेगेटी एंड पोटैटो की बात करते हैं। स्पेगेटी एंड पोटैटो क्या है? तो स्पेगेटी और पोटैटो को कंसेप्ट में लेके, ध्यान में लेके समझना। हाँ, स्पेगेटी क्या है ना, जैसे नूडल्स जो होती है, उन्हीं नूडल्स को यूरोप में स्पेगेटी कहा जाता है। पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, तो आलू जो है, तो आलू भी एक एग्जांपल है जो दर्शाता है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था। इनके एग्जांपल से अपन समझते देखो। तो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड। अगर मान लो इंडिया में कोई नई क्रॉप थी और इंडिया से कोई यूरोप गया और अपने साथ वो उस क्रॉप के बीज लेके चले गया। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया में पता है कॉफी कैसे आई थी? एक उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। इंडिया में ओरिजिनली कॉफी ग्रो होती ही नहीं थी। कॉफी ग्रो होती थी कहां पे? अरेबिक कंट्रीज वगैरह जो है, तो वहां पे कॉफी ग्रो होती थी। फिर बाबा बुदान जो थे, तो बाबा बुदान जब अरब से इंडिया आ रहे थे, तो उस समय पे आप कॉफी के बीज को ले जा नहीं सकते थे कहीं। तो बाबा बुदान ने क्या किया? बाबा बुदान ने अपनी दाढ़ी के बालों में, बड़ी दाढ़ी थी उनकी, तो दाढ़ी के बालों में 7 कॉफी के सीड फंसा लिए और वो वहां से ट्रेवल करके आ गए। और इंडिया में, कर्नाटका में आके उन्होंने क्या किया? बाबा बुदान हिल्स, उन्हीं के नाम पे हिल्स है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। तो उन्होंने कॉफी के जो बीन्स थे, वो कॉफी के बीन्स वहां लगा दिए, और ऐसे इंडिया में अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी जो है वो ग्रो होना शुरू हुई। नहीं तो इंडिया में ओरिजिनल कॉफी नहीं थी। अब ये क्या दर्शाता है? बहुत पुरानी बात है। तो ये क्या दर्शाता है कि विद इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जब वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज्ड नहीं था, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब वर्ल्ड तब भी जुड़ा हुआ था। और वो कैसे जुड़ा हुआ था? तो ये एविडेंसेस बताते हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्योंकि इंडिया में कॉफी ऐसे आई। समझ में? तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर देखेंगे, तो जो चाइना में नूडल्स था, वही जब वेस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा, तो उस नूडल्स को स्पेगेटी के नाम से जाना जाने लगा, और वो स्पेगेटी बना के लोग खाते हैं। जबकि वो चाइना में नूडल्स जो थे वही स्पेगेटी बन गए जब ट्रैवलर्स यहां से नूडल्स लेके वहां पहुंचे। तो ठीक है, सिमिलरली आपको क्या देखने को मिलता है कि पास्ता जो है ना, पास्ता क्या आता है? हमें लगता है ना इटालियन फूड है, पास्ता हो गया, और ये सारी चीजें जो हो गई, मैक्रोनी और ये और वो, ठीक है, तो पिज्जा जैसे हो गया, तो हमें ये लगता है क्या कि ये सब क्या है? इटालियन डिश है। तो पास्ता भी हमें ऐसा लगता था पास्ता ओरिजिनली इटालियन डिश है, नहीं। ठीक है, अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली, एन आइलैंड नाउ इन इटली। ठीक है, तो अरब ट्रेडर्स जब अरेबिक कंट्रीज से इटली के एक आइलैंड पे पहुंचे, सिसिली आइलैंड पे, तब वो अपने साथ में 5th सेंचुरी में पास्ता एज अ डिश लेके चले गए। और फिर इटालियन लोगों को डिश इतनी पसंद आई कि वो सिग्नेचर डिश हो गई, इटालियन डिश हो गई पास्ता। लेकिन पास्ता ओरिजिनली क्या थी? एक अरेबिक डिश थी। समझ में आया? तो ये कुछ एग्जांपल्स दर्शाते कि कैसे खाना ट्रैवल करता है। फाइन, और अब जब खाना ट्रैवल करता है, तो चाइना से अगर स्पेगेटी मतलब नूडल्स वेस्ट कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में पहुंचे और स्पेगेटी कहलाए, मतलब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तभी खाना पहुंचा है। ठीक है, अरेबिक लोग इटली तक पहुंचे होंगे तभी पास्ता वहां पहुंचा है। समझ में आया? तो दिस शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंड दिस शोज दैट प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये दर्शाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी एक ग्लोबल वर्ल्ड था। ठीक है, ये दर्शाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी एक ग्लोबल वर्ल्ड था। समझ में आया? क्लियर हुआ? खाने की क्रेविंग होने लगी सर। अबे चटोरे बच्चे चट्टू हो क्या? तो ये समझ में आ रहा है, एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि कैसे। यार मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो समझ जाओ, तो बहुत मारूंगा कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था। प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे एक ग्लोबल वर्ल्ड था। समझ में आ गया ना? तो दिस शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब आ जाओ आगे क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी पे आते हैं अपन। अब आ जाओ क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी पे। क्या है क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी? तो
प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे ग्लोबल वर्ल्ड था उसी को दर्शा रहे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोपियन एक्सप्लोरर थे, ठीक है। तो कोलंबिया उन्हीं के नाम पे शहर का नाम रखा गया है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक यूरोपियन एक्सप्लोरर थे। वो यूरोप से निकले किस चीज के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, कि यूरोप से निकले, कहीं देखते आता हूँ, घूम के आता हूँ क्या है क्या नहीं है ऐसा करके, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ यूरोपियन एक्सप्लोरर। और अब ये यूरोपियन एक्सप्लोरर निकल पड़े अपने घर से बाहर, और घर से बाहर निकलने के बाद में इनको क्या दिखता है, घर से बाहर निकलने पे इनको दिखता है, घर से बाहर निकलने पे इनको दिखता है कि यार मतलब समुद्र में आ गए, कि समुद्र में अब आ गए तो चले जा रहे ढूंढने निकले थे, पता है, एशियन कंट्रीज। रियलिटी की बात बताता हूँ, तो ये एशियन कंट्री ढूंढने निकले थे क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन इनको एशियन कंट्री नहीं मिली और ये जाके टकराए कहाँ पे, जैसे अगर देखोगे आप, ठीक है, ये यूरोप है मान लो, और ये यूरोप के बाद में यहाँ ये अमेरिका है, तो यहाँ से इनकी नाव निकल गई और ये जाके टकराए कहाँ पे, अमेरिका की जमीन पे। तो क्रिस्टोफर, और उसके पहले तक अमेरिका था, लेकिन अमेरिका वर्ल्ड को नहीं पता था कि ऐसे दो आइलैंड भी है जिनको अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और अमेरिका को जब उन्होंने डिस्कवर करा तो देखा कि वहां लोग रह रहे हैं, उन लोगों को इन्होंने रेड इंडियंस नाम दे दिया, जो अमेरिकन नेटिव्स थे उनको रेड इंडियंस कहा गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका डिस्कवर किया तो अब देखा कि अमेरिका में जो लोग रह रहे थे लेकिन दुनिया से कनेक्टेड नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, तो मेनी ऑफ आर कॉमन फूड, जैसे वहां पे वो लोग आलू की खेती करते थे, तो पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 सेंचुरी अगो। तो ये सारा खाना, ये सारी फसलें आज से 500 साल पहले हमें पता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सारी फसलें सिर्फ कहां होती थी तब, अमेरिकन आइलैंड्स पे होती थी। और जब अमेरिका की डिस्कवरी करी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तब ये सारा खाना भी हमें मिलना शुरू हुआ, ठीक है। वहां की क्रॉप्स फिर यूरोप में, एशिया में, वर्ल्ड के अलग अलग जगह पहुंची। सो दीज क्रॉप्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिकन इंडियंस, ठीक है। अमेरिकन इंडियंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूरोपियंस ढूंढने निकले थे इंडिया, लेकिन वो अमेरिका ढूंढ लिया गलती से उन्होंने, ठीक है। तो न्यू फूड स्पेशली पोटैटोज इंप्रूव्ड हेल्थ एंड हेल्प्ड यूरोप पुअर लिव लॉन्गर। अब जैसे जब नया नया खाना डिस्कवर हुआ तो आलू की फसल क्या है, सस्ती फसल, लेकिन आलू की फसल एनर्जी रिच फसल। तो यूरोप में, और यूरोप क्या ठंडे प्रदेश है, तो यूरोप में पहले लोगों को अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या है ना, कि प्रोटीन इंटेक के लिए वो क्या करते थे, मीट वीट खाते थे, और मीट एक्सपेंसिव होता था। लेकिन जब पोटैटो वगैरह की डिस्कवरी हुई तो गरीब आदमी आलू खा के अपना पेट भर लेता था, और गरीब आदमी जो है, यूरोपियन पुअर्स यूज्ड टू लिव वेल, ठीक है। फिर वो अच्छे से रहने लगे, क्यों? क्योंकि उनको आसानी से खाना वाना मिलने लगा, ठीक है। तो यूरोपियन पुअर्स स्टार्टेड लिविंग वेल, ठीक है। तो वो बेहतर तरीके से जीवन जीने लगे, अपना जीवन यापन उनका अच्छा हो रहा था। लेकिन अब यही देखोगे, जैसे यहाँ पे बताया गया क्या, कि आयरलैंड जो है, तो आयरलैंड में एक बार पोटैटो फेमाइन आ जाती है। समझ में आ रहा है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई लैंड डिस्कवर करी जिन्हें अमेरिकास कहा गया। तो अमेरिका में नया खाना था, नया खाना जब ढूंढ के लाए तो उस नए खाने ने यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि अब गरीब व्यक्ति भी अच्छा खाना खा सकता था क्योंकि आलू सस्ता था। फिर क्या हुआ, लेकिन जब अब इतने डिपेंडेंट हो गए जब लोग आलू पे, तो एक बार क्या होता है, आलू की फेमाइन आती है, आयरिश पोटैटो फेमाइन, मतलब कि आलू की फसल खराब हो जाती है। तो कैसे क्रॉप कैन डिसाइड दी लाइफ एंड डेथ ऑफ पीपल। तो जब आलू की फसल खराब हो गई, आयरिश पोटैटो फेमाइन आई, तो इन आयरलैंड डिपेंडेंसी ऑन पोटैटोज लेड टू फेमाइन इन द ईयर 1840s व्हेन क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय डिसीजेस, ठीक है। तो अब क्या है कि बहुत सारे आयरलैंड के लोग जो है वो डिपेंडेंट थे आलू की फसल के ऊपर। जब आयरिश पोटैटो फेमाइन आता है तो सारे लोगों के क्या होते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा था, और मेनी पीपल डाइड इन दिस आयरिश पोटैटो फेमाइन। तो ये पूरा जो पार्ट मैंने बताया तुम्हें, इससे क्या समझाया कि कैसे जो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज है उसके एविडेंसेस हमें हमारे खाने से भी मिलते हैं, ठीक है। कैसे न्यू क्रॉप्स नई नई जगह में इंट्रोड्यूस हुई, जो ये दर्शाती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स played the role of death and life in certain parts of the world. Got my point or not? बताओ। समझ में आया? ओए आलू इधर आ जाओ। साइंस और मैथ्स के वाले चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुए क्या, जो तुम्हें दिए हैं ब्रह्मास्त्र 2 में? कितने कितने बचे? मैं एक बार डिस्कस करके बता दूंगा, बाकी पेपर हम डाल देंगे। जैसे एसएसटी का हो गया है ना, तो पेपर हम डाल देंगे, सैंपल पेपर नंबर 2, कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 2, उसको सॉल्व कर लेना। मैं क्योंकि मंडे को क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लूंगा डाउट सॉल्विंग क्लास में। कनकेस्ट का मतलब ये होता है हराना, समझ में आया? अबे आलू तुम खा लो।
फेमाइन का मतलब ये होता है कि जब लोग भूख के कारण मर जाते हैं। तो आयरिश पोटैटो फेमाइन मतलब क्या कि आयरलैंड में पोटैटो की फेमाइन हो गई, कि आयरलैंड में पोटैटो की फसल खत्म हो गई, जिस कारण से लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? आयरिश पोटैटो फेमाइन मतलब आयरलैंड में पोटैटोज जो हैं, तो उन पोटैटोज का क्या हुआ आपको देखने को मिलता है, आयरलैंड में पोटैटो जो है, पोटैटो की फसल जो थी वो खराब हो जाती है। दैट वाज आयरिश पोटैटो फेमाइन। टेस्ट कहां करना है? टेस्ट जो आपको आंसर शीट्स दी है ना, उन पे करना है। ठीक है, क्लियर? ये पिक्चर में कौन है? ये पिक्चर में बताया गया कि आयरलैंड में जब पोटैटो फेमाइन आई थी, तो जैसे लेबर है वो खराब हुई फसल में कुछ आलू ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो उनकी फैमिली को खाना मिल जाए। इन दी in the early years of 19th century, the production of which of the following food item brought about fundamental changes in the lives of poor people in Europe? बताओ कौन सी क्रॉप के इंट्रोडक्शन से, जल्दी बताओ। हाँ जी बताइए। लीडर बोर्ड पढ़ रहा हूं पिछले वाला। सोनम कुमारी, श्रेष्ठ राय, निशा मीना, दिशा तुम्हारी है, ठीक है, ऋषिका भैयूजी, यश नारायण, दीक्षा अग्रवाल, श्रद्धा और रिचा धाम। ये पिछले वाले क्वेश्चन के लीडर बोर्ड पे जो बच्चे थे टॉप पे उनका है। इस क्वेश्चन का आंसर तो जरा जल्दी, ये तो इजी है यार, ये तो बनना चाहिए। हाँ, ये चैप्टर में देखो, एक टॉपिक तो अपन ने देख लिया सिल्क रूट वाला, दूसरा जैसे फूड ट्रेवल्स वाला देख लिया। अब तीसरा टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बस इतना ही बड़ा चैप्टर है। तीसरा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है, अब अपन पढ़ेंगे कनकेस्ट ट्रेड एंड डिसीजेस वाला। कनकेस्ट ट्रेड एंड डिसीजेस वाला है ना। आ जाओ तीसरा टॉपिक पे आते हैं, तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं, कनकेस्ट ट्रेड एंड डिसीजेस वाला। 82% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। अब तीसरा टॉपिक है कनकेस्ट डिसीजेस एंड ट्रेड। ठीक, तो अब एक एक पहले शब्द समझ लो। कनकेस्ट मतलब क्या है? हराना। जब आप किसी को हराते हो ना, तो उसको बोलते हैं कनकेस्ट। जैसे इंडिया विक्ट्री का सिनोनिम हो गया कनकेस्ट। ठीक है, किसी को हरा दिया जब आपने, तो युद्ध में मेनली जब आप किसी के ऊपर फतेह हासिल कर लेते हो, जब युद्ध में आप किसी के ऊपर फतेह हासिल कर लेते हो, विजय हासिल कर लेते हो, तो उसे कनकेस्ट कहा जाता है। कनकेस्ट डिसीज, डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब होता है बीमारियां। ठीक है, कनकेस्ट डिसीज, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। और ट्रेड का मतलब तो आपको पता ही है कि ट्रेड होना, सामान व्यापार होना। अब ये तीनों शब्द अलग अलग लिखे, लेकिन तीनों शब्द तो जुड़े हुए हैं कि कैसे, ठीक है, डिसीजेस हेल्प पीपल टू कनकेस्ट ओवर वन अनदर। ठीक है, कैसे बीमारियों ने लोगों को जीतने और हारने में मदद करी। बीमारियों ने, हाँ सर, अभी आप बीमार हो, अभी हम आपके साथ अगर डिशुम डिशुम कर लेंगे तो हम आपको हरा देंगे। अबे मुगालते में मत रहना, पटक दूंगा उठा के। हाँ, शेर क्या होता है ना, बीमार होता है तो ऐसा नहीं होता कि गीदड़ बन जाता है, शेर शेर ही रहता है। आजा लेकिन जोक सपाट, जो मैं बता रहा हूं कि डिसीजेस ने क्या किया, यूरोपियंस को जैसे क्या करा ना, अमेरिकन को हराने में मदद करी। कैसे भी बताऊंगा। और ट्रेड, तो कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड जो है तो होता था, और कैसे ट्रेडिंग पावर्स जो है वो चेंज हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो बताना है हमें। सिर्फ इस चैप्टर का उतना ही पार्ट पढ़ना है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी वर्ल्ड कनेक्टेड था, वो सिद्ध करना है। तो एक एग्जांपल सिल्क रूट से देख लिया, दूसरा फूड ट्रेवल से देख लिया, अब तीसरा अपन यहां देख रहे हैं कनकेस्ट डिसीज एंड ट्रेड से। तो in the 16th century, European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed western oceans to America. 16th century है ना, सेंचुरी ऑफ एक्सप्लोरेशन कहलाई गई है दुनिया में। 16th century मतलब 1500 से 1600 के बीच में। इस 16वीं शताब्दी में क्या देखने को मिलता है आपको? इस 16वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलता है कि यूरोपियंस ने एशिया का रास्ता ढूंढ लिया, कि एशिया कैसे जाते हैं। यूरोपियंस ने अमेरिका ढूंढ लिया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया। तो अब इन्हें जब नई नई जगह ढूंढी तो उनको बड़ा मजा आता था, चलो चलो चलो, ऐसा रहता ना कि नई, आपने कोई नया स्पॉट ढूंढ लिया था, चलो 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 घूमने चले। तो इन्होंने नई नई जगह ढूंढी थी, तो ये लोग है ना जगह जगह जा रहे थे, जगह जगह क्या कर रहे थे, मतलब अपने आप को स्थापित कर रहे थे। देवर कनकरिंग दी नेटिव रूलर्स। तो जैसे ये यूरोपियंस क्या एशिया आए, तो बिफोर दिस द इंडियन ओशियन ट्रेड वाज वेरी एक्टिव, लिंकिंग गुड्स, ठीक है, people and ideas. India played a central role in this trade networks. Europeans entry expanded and redirected trade towards Europe. तो जब
आप देखोगे तो इन्होंने नए ट्रेड रूट एक्सप्लोर नहीं किया था। तो इसके पहले तक इंडिया जो है, तो इंडिया बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। लैंड के थ्रू हम ट्रेड करते थे, सिल्क रूट वगैरह के थ्रू ट्रेड होता था। लेकिन जब रूट्स वगैरह डिस्कवर हुए तो यूरोपियंस ने एंट्री कर ली। क्या यूरोपियन सी रूट के थ्रू आए, चलते थे, एक एक दो दो महीने में पहुंचते थे, वहां से निकलते थे, समुद्र जहाज पे चल के आते, मतलब जहाज लेके आ जाते थे, इंडिया आ जाते थे। ठीक है, तो इंडियन ओशन में ट्रेड जो था, तो इंडियन ओशन में ट्रेड बहुत बसलिंग ट्रेड होने लगा, मतलब बिजी ट्रेड होने लगा, बहुत ज्यादा शिप्स आने लगी, जाने लगी, इधर से उधर से पैसा लेके आते थे, इधर सामान लेके जाते थे। तो ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना, ग्लोबल वर्ल्ड एक तरह से श्रैंक हो गया। श्रैंक हो जाना मतलब सिकुड़ जाना। दुनिया सिकुड़ गई सर? नहीं, दुनिया सिकुड़ी नहीं थी, लेकिन अब क्या है ना, जैसे मैं बता रहा हूं कि अब हम बोलते हैं कि आज डिस्टेंस पता ही नहीं चलता, 24 घंटे के अंदर आप घूम के दुनिया में किसी भी हिस्से में जाके आ सकते हो, है ना। तो आज के समय में आपको क्या देखने को मिलता है कि डिस्टेंस इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि एयरलाइन से तो फटाफट यहां से वहां आदमी पहुंच जाता, चले जाता है, आ जाता है। ठीक है, फटाफट आदमी यहां से वहां पहुंच जाता, चले जाता, आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि विद टाइम आपको क्या देखने को मिला, विद टाइम आपको देखने को मिल रहा कि जैसे यूरोपियंस ने एंट्री ली और वो सी रूट के थ्रू इंडिया और एशिया आना शुरू कर दिया, तो ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो श्रैंक हो गया एक तरह से, और कनेक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ गई। साथ ही साथ क्या, यही यूरोपियन जब अमेरिका पहुंचे, तो बिफोर डिस्कवरी अमेरिका वाज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसी कुछ चीज भी है। यूरोपियंस को ये तो पता था कि इंडिया जैसी चीज है, एशिया जैसी चीज है, क्यों? क्योंकि सिल्क रूट के थ्रू कनेक्टेड थे। लेकिन अमेरिका तो अपने आप में एक आइलैंड है ना, दूर कहीं। तो अमेरिका जब अपने आप में एक दूर कहीं, दूर दराज के इलाकों में आइलैंड था, और लोगों को पता ही नहीं था, यूरोपियंस को पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसी भी कुछ चीज है, तो अमेरिका बहुत लंबे समय तक आइसोलेटेड रहा, अलग रहा, अपना अलग रहा। ठीक है, अपना अलग रह रहा था अमेरिका। मोबाइल गिरा दिया। अमेरिका अपना अलग रह रहा था, बढ़िया। ठीक है, तो अमेरिका वाज कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, बट आफ्टर 16th century अमेरिकन लैंड, क्रॉप्स एंड मिनरल्स चेंज ग्लोबल ट्रेड एंड लाइफ। लेकिन जब अमेरिका की डिस्कवरी करी तो यूरोपियन देख के हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जमीन, इतना सारा क्रॉप्स, इतने सारे मिनरल्स, और मतलब अमेरिका वाज, बोल सकते ना, अमेरिका वाज अ टाइप ऑफ वेल्थ क्रिएशन फैक्ट्री। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जब यूरोपियंस क्या था, यूरोप इतना बड़ा पिन्नुक सा यूरोप, और इतने से यूरोप में इतने सारे लोग रह रहे थे, एकदम कसम 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 चल रहा था सब कुछ। ठीक है, लेकिन जब उन यूरोप के लोगों ने देखा कि अरे अमेरिका जैसी कुछ चीज है भैया, जो तो बहुत फैली हुई है, ठीक है, अमेरिका जैसी चीज है तो बहुत फैला हुआ है, बड़ा है, विशाल है, तो लोग क्या है, यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका भागने लगे। अभी देखेंगे अपन, लोग यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका भागने लगे। ठीक है, और उन्होंने देखा कि अमेरिका में क्या, अमेरिका में जमीन है, अमेरिका में क्रॉप्स है, अमेरिका में मिनरल्स है। तो अब इसीलिए क्या ना कि ग्लोबल ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अमेरिका, सब अमेरिका भागने लगे। ठीक है, सिल्वर फ्रॉम पेरू एंड मेक्सिको इंक्रीज्ड यूरोप्स वेल्थ। तो यूरोपियंस क्या है, पेरू, पेरू कहां पे, अमेरिका में ही है। अमेरिका को भी जैसे अगर आप देखोगे तो अमेरिका में क्या है, ऊपर आप देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे जैसे अगर आप देखोगे तो ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में सारी कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे पेरू है, ठीक है, चिली है, पेरू है, और अर्जेंटीना है, प्रागवे है, ब्राजील है, बोलीविया है। तो ये सारी कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। तो इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में क्या हो रहा है देखना। ठीक है, तो इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जैसे सिल्वर था पेरू में और मेक्सिको में। ठीक है, और ऐसी कहानियां भी थी क्या कि देयर इज अ सिटी ऑफ एल्डोराडो, KGF। तो एल्डोराडो क्या है, एल्डोराडो बेसिकली एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है। जैसे कहानियों में ऐसा सुनने को आता था कि दूर कहीं एक शहर है जो कि सोने का बना हुआ है। लंका। अब देखो, मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, ऑफ टॉपिक है लेकिन बता रहा हूं। पता है ना, जैसे सनातन धर्म में हनुमान जी है, हनुमान जी ने क्या किया था, राम जी को पार लगाने के लिए जैसे समुद्र पे पुल बनवाया और ये सारा सब कुछ। वैसे आप देखोगे इस्लाम में भी वही कहानी है कि पुल बनाया गया था एक पार से दूसरी पार जाने के लिए। वैसे क्रिश्चियनिटी में भी देखोगे कि पुल बनाया गया था समुद्र के ऊपर। फाइन, हाँ, हनुमान जी जैसा कैरेक्टर आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा और इस्लाम में भी मिलेगा। तो सारे धर्म, मुझे लगता है, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई ऑफेंडेड फील मत करना, मुझे लगता है सारे धर्म जो है ना, सारे धर्मों में एक जैसी बातें हैं, और सारे धर्म का सोर्स एक ही है। फाइन, सारे धर्म का सोर्स एक ही है और सारे धर्म एक ही है। वो तो हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आदमी होशियार होता चला गया। आदमी ने सोचा कि मुझे मेरी पावर भी तो असर्ट करना है, तो मेरी पावर असर्ट करने के लिए उसने क्या कर लिया, मेरी पावर असर्ट करने के लिए उसने जैसे ये, और ये तो लोग मानते भी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो लगभग एक ही रूट से निकले हैं। मतलब जैसे आदम यहाँ पे भी है, एडम वहां पे भी, आदम और एडम का ही डिफरेंस है बस। तो और तो क्या है ना कि सारे धर्म ये मानव के द्वारा बनाए गए हुए हैं। परम सत्य एक है, वो ये है कि एक परमात्मा है
फिर जिसने क्या करा, जिसने खेल खिलाने के लिए लोगों को बोल दिया, ले तू भी तेरा रिलीजन बना ले, तू भी तेरा रिलीजन बना ले, बट दी ट्रुथ इज अल्टीमेट एंड दैट इज वन ट्रुथ। ठीक है, कि कोई है, सुपरनेचुरल पावर है जिसने क्या है, पूरी दुनिया बनाई है, पूरे धर्म बनाए। खैर, मैं जो तुम्हें बता रहा था, तो जैसे ऐसी कहानियां चलती थी यूरोप में कि देयर इज एल्डोराडो इन अमेरिका, मतलब एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड है, जिसकी तलाश में फिर क्या, जब लोगों ने सुना कि एक सोने की शहर है, लंका भी था ना सोने का शहर, तो एक सोने का शहर है, उसको ढूंढने के लिए क्या है, बहुत सारे यूरोपियन एक्सपीडिशंस निकले। एक्सपीडिशन मतलब कि लोग खाना वाना पैक करके, ठीक है, अपने बीवी बच्चों से बोलते थे कि अगर जिंदा रहा तो सोना लेके आऊंगा बहुत सारा, ठीक है, जाता हूं। तो इस टाइप से क्या है कि बहुत सारे यूरोपियन एक्सपीडिशंस जो है, यूरोपियन एक्सपीडिशन जो है, तो बहुत सारे यूरोपियन एक्सपीडिशंस निकले फॉर द सर्च ऑफ दिस सिटी ऑफ गोल्ड, एल्डोराडो की सर्च में निकले बहुत सारे। केजीएफ मूवी में भी वो जो एल्डोराडो वर्ड यूज किया वो इसीलिए कि केजीएफ भी एक तरह की सोने की ही शहर थी ना, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? तो अमेरिका की डिस्कवरी हुई, तो अमेरिका की डिस्कवरी के लिए लोग निकल पड़े, एशिया की तरफ लोग निकल पड़े। अब लेकिन जैसे आप यहां पे बताया ना कि कनकेस्ट एंड डिसीज, तो डिसीज का क्या रोल है? तो अब जब लोग यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे, तो बाय मिड 16th सेंचुरी दी पोर्टुगीज एंड स्पेनिश यूज डिसीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स एज अ वेपन टू कनकर अमेरिका। ये मजेदार चीज मैं बताता हूं। अब मैंने आपको बताया कि अमेरिका एक बहुत लंबे समय तक क्या रहा, कट ऑफ रहा है। अमेरिका एक बहुत लंबे समय तक कट ऑफ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका एक लंबे समय तक वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। तो अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन थे ना, जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग थे, उनके अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं थी टुवर्ड्स डिसीजेस, क्योंकि उन्होंने कभी डिसीजेस देखी सॉरी, क्योंकि अमेरिकन ने वो डिसीजेस कभी देखी ही नहीं थी। ठीक है, अमेरिकन ने वो डिसीजेस कभी देखी नहीं थी, स्मॉल पॉक्स जैसी। लेकिन जब यूरोपियंस जैसे पोर्टुगीज और स्पेनिश रूलर्स जो थे, जब ये अमेरिका पहुंचे, तो ये इनके पास बम गोले बारूद सब कुछ थे, चाहते तो अमेरिकन को बम गोले बारूद से हरा सकते थे, मार सकते थे। लेकिन बिफोर दे कैन डिफीट अमेरिकन बाय देयर गन्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है, द डिसीजेस वर्कड इन देयर फेवर, क्योंकि अमेरिका के नेटिव लोगों के अंदर वो इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से खुद बे खुद लड़ पाए। और यूरोपियंस ने तो बीमारी आ गई, बीमारी के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर लिया, वैक्सीन भी लगा ली, सब कुछ कर लिया। तो जब ये अमेरिकन मतलब जब ये यूरोपियंस बीमारी लेके अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिकन उस बीमारी से लड़ नहीं पाए। तो बम गोले बारूद से तो लड़ भी लेते, लेकिन बीमारी से कैसे लड़ते? और बहुत सारी अमेरिका की पॉपुलेशन जो नेटिव पॉपुलेशन थी, दे डेसिमेटेड ड्यू टू दी इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डिसीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स। तो यूरोपियंस को अमेरिका को कंक्वेस्ट करने में बम गोले बारूद ने जितनी मदद नहीं करी, उतनी मदद डिसीजेस ने करी। तो डिसीजेस हेल्प देम कनकर अमेरिका। ठीक है, तो नेटिव अमेरिकन हैड नो इम्यूनिटी टू दीज यूरोपियन डिसीजेस। लिखा सब है, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, जो वहां के नेटिव अमेरिकन थे उनके अंदर उतनी इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। स्मॉल पॉक्स स्प्रेड क्विकली एंड किल्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डिसीजेस स्प्रेड इवन बिफोर यूरोपियंस रीच्ड मेनी एरिया। यूरोपियंस नहीं पहुंच पाते, उसके पहले वहां बीमारियां पहुंच गई और बीमारियों ने लोगों को मार दिया। एंटायर कम्युनिटीज वर डिस्ट्रॉयड मेकिंग कंक्वेस्ट इजियर। तो यूरोपियंस को अपनी दबदबा स्टैब्लिश करने में और आसानी हुई। ठीक है, गन्स कुड बी कैप्चर्ड बट डिसीजेस कुड नॉट बी फॉट। ठीक है, बंदूक छुड़ा के तुम्हारे ऊपर चला सकते थे, लेकिन डिसीजेस से कैसे लड़ोगे? ठीक है, यूरोपियंस वर मोस्टली इम्यून विच गेव देम एन एडवांटेज। और यूरोपियंस जो थे उन्होंने इम्यून सिस्टम डेवलप कर ही लिया था, जिससे उन्हें एडवांटेज मिला। ठीक है, तो कंक्वेस्ट डिसीज समझ में आया। अब अगली चीज ट्रेड वाली भी है। यहां तक क्लियर है? बताओ। अब अगली चीज ट्रेड वाली है। रीडायरेक्टेड मतलब क्या है कि उस तरफ मोड़ देना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलीविया भी एक देश है। बोलीविया सुनते से एक बच्चे के कान खड़े हो गए। बोलीविया क्या है सर? बोलीविया एक देश है, हाँ, अमेरिका में। बताओ, कंक्वेस्ट डिसीज क्लियर हुआ। और ये कंक्वेस्ट और डिसीज क्या दर्शाते हैं? कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वर्ल्ड था, है ना? वही चीज ध्यान रखना है। अच्छा चैप्टर, छोटा चैप्टर, टारगेटेड क्वेश्चन रहते हैं। सिल्क रूट पे क्वेश्चन आ जाता है तो फूड ट्रेवल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिल्क रूट पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कंक्वेस्ट मतलब कि हराना। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो व्हेन द न्यू सी रूट्स वर डिस्कवर्ड, यूरोपियन सेलर जो थे दे रीच टू एशिया, दे रीच टू अमेरिका,
और वहां पर उन्होंने अपनी दबदबा, अपना कंक्वेस्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करी और उन्हें अपने आप को स्टैब्लिश करने में डिसीजेज ने उनकी मदद करी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इम्यून सिस्टम अपने आप डेवलप होता है क्या? हाँ, इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होती है ना। और जैसे क्या है ना कि मान लो अब जैसे सर्दी हुई मुझे, तो अब मेरे अंदर व्हाइट सेल्स भी डेवलप होंगे, व्हाइट सेल्स रहेंगे जो सर्दी से लड़ेंगे, और वो व्हाइट सेल्स जब इस सर्दी से लड़ेंगे, सर्दी से लड़ते लड़ते वो अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेंगे कि अगली बार छोटा मोटा ऐसा इन्फेक्शन आएगा अगर सर्दी का, तो व्हाइट सेल्स खुद ब खुद अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा सर्दी ऐसा। ठीक है, तो अब देखो क्या है ट्रेड वाला पार्ट जो बच रहा है। तो व्हाट वाज द सिचुएशन इन यूरोप अंटिल द 19th सेंचुरी? तो यूरोप में अगर आप देखोगे ना तो 19th सेंचुरी तक इन्हें नए नए ट्रेड रूट्स वगैरह ढूंढ लिए, इधर उधर जा रहे थे, लेकिन यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो यूरोप में ना बहुत गरीबी थी, वहां पर पॉवर्टी था, वहां पे हंगर था, ठीक है, भूखमरी थी, खाने की कमी थी। दिस वाज कॉमन इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। सिटीज वर ओवर क्राउडेड, यूरोप की सिटीज जो है बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड थी, यूरोप की सिटीज ओवर क्राउडेड थी, डेडली डिसीजेज वहां फैल रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे लोगों के बीच में और चर्च के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर फ्रीक्वेंट एंड मेनी पीपल वर परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड मतलब क्या कि फिर चर्च पकड़ पकड़ के मुकदमे चलाता था उनके ऊपर, उनको सजा सुनाता था चर्च। तो ये सारे लफड़े चल रहे थे। अब इन्हीं सारे लफड़ों के चलते क्या हुआ, थाउजेंड्स माइग्रेटेड टू अमेरिका टू एस्केप दीज प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ, क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाई मेनी पीपल फ्लेड टू यूरोप इन 19th सेंचुरी? मतलब फ्लेड फ्रॉम यूरोप या फिर फ्लेड टू अमेरिका। ठीक है, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, यूरोप छोड़ छोड़ के लोग अमेरिका क्यों भाग रहे थे 19th सेंचुरी में? क्योंकि यूरोप की स्थिति बहुत बेकार थी 19th सेंचुरी में, पॉवर्टी थी, हंगर थी, सिटीज ओवरक्राउडेड थी, डेडली डिसीजेस फैल रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या है बहुत सारे लोग जो है उनको चर्च जो पकड़ पकड़ के परसिक्यूट, मतलब कि चर्च उनके ऊपर मुकदमा चला रहा था, सजा सुना रहा था। तो उन सबसे बचने के लिए पीपल फ्लीड टू यूरोप, सॉरी पीपल फ्लीड टू अमेरिका। ठीक है, फ्लीड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, अमेरिका छोड़ छोड़ के यूरोप छोड़ छोड़ के लोग कहा है अमेरिका अमेरिका भागने लगे थे। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। तो अब इस समय पे जैसे ट्रेड आप देखोगे ना, तो इस समय पे ट्रेड क्या है कि अब लोग अमेरिका भाग गए तो लोग अमेरिका से ट्रेड करेंगे फिर लोग, है ना। तो बाय 18th सेंचुरी स्लेव लेबर्स फ्रॉम अफ्रीका वाज यूज्ड ऑन द प्लांटेशंस इन अमेरिका। तो अब क्या है, आपने 9th में पढ़ के आया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ध्यान आ रहा है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो अब जब लोग अमेरिका में जा जाके सेटल हो गए या फिर यूरोप में रह रहे थे और अमेरिका में उन्होंने अपनी जमीनें कैप्चर कर ली थी, तो वहां पे काम कौन करेगा? तो वहां पे काम करवाने के लिए उन्होंने क्या है, स्लेव्स जो थे अफ्रीका वगैरह के, उन अफ्रीका वगैरह से लोगों को स्लेव्स बना बना के ले गए। ठीक है, दीज प्लांटेशंस प्रोड्यूस्ड कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। और जब पकड़ पकड़ के ले गए तो अब ये प्लांटेशन फील्ड पे क्या है, यूरोप के मार्केट के लिए कॉटन हो गया, शुगर हो गया, इन सारी चीजों को ग्रो करा जाना शुरू कर दिया। लेकिन 18th सेंचुरी तक क्या है ना कि चाइना और इंडिया जो है तो देवर अमंग द रिचेस्ट कंट्रीज। हमें सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पहले के समय में जब अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था तो यूरोप को हम कपड़ा देते थे, स्पाइसेस देते थे, सिल्क देते थे, ध्यान आ रहा है, और बदले में उनसे पैसा लेते थे। लेकिन अब यूरोपियंस को नई जमीन मिल गई थी तो वो वहां से सोना चांदी निकाल लिया करते थे। लेकिन उसके पहले तक चाइना और इंडिया बहुत प्रॉस्परस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थे। ठीक है, चाइना ने अपने आप को, चाइना और इंडिया जो था तो इन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप करके रखा था इन टर्म्स ऑफ मनी। तो देवर मेजर सेंटर ऑफ एशियन ट्रेड, एशिया का पूरा ट्रेड चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज कंट्रोल करते थे। लेकिन फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना रिड्यूस्ड ओवरसीज कॉन्टैक्ट एंड बिकेम आइसोलेटेड। तो लेकिन फिर क्या होता है, फिर 15th सेंचुरी से क्या, चाइना में डायनेस्टीज चेंज होने के कारण चाइना ने अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया था कि चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड में अपना कंट्रीब्यूशन कम कर दिया था। ठीक है, और अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। और इंडिया पे आप जैसे देखोगे तो 18th सेंचुरी आते आते क्या होता है, इंडिया पे कब्जा कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसके चलते इंडिया और चाइना की अब ट्रेड में डोमिनेंस कम होने लगी। अब इंडिया चाइना की जब ट्रेड में डोमिनेंस कम हो रही थी तो एक नया पावर इमर्ज हो रहा था, वो कौन हो रहा था? तो वो नया पावर इमर्ज हो रहा था अमेरिका। तो एज अमेरिका रोज एंड चाइना डिक्लाइंड, वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड वेस्टवर्ड्स, यूरोप बिकेम सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो यूरोप क्यों बन गया ग्लोबल ट्रेड? क्योंकि यूरोपियंस के पास ही तो पूरा अमेरिका था। समझ में आया? तो ऐसे आपको देखने को मिलता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ग्लोबल कनेक्शंस थे। अब उन ग्लोबल कनेक्शंस में आपने अलग अलग चीज देखी, सिल्क रूट के थ्रू आपने देखा, फूड ट्रेवल्स के थ्रू, और आपने देखा कि कैसे कंक्वेस्ट और डिसीजेस ने कंक्वेस्ट करने में मदद करी और कैसे ट्रेडिंग सेंटर जो है वो वर्ल्ड के चेंज हुए। लेकिन ये ट्रेड होता था, तो ये दर्शाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी कनेक्टेड था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी ग्लोबल था।
समझ में आई मेरी बात? बताओ, इज दैट क्लियर? बताइए। चाइना ने कॉन्टैक्ट इसलिए रिड्यूस करा क्योंकि चाइना ने क्या कर लिया, चाइना में डायनेस्टीज चेंज हुई थी, चाइना के रूलर्स बदल गए थे। क्लियर हुआ? बताओ बताओ, क्लियर है? तीन पॉइंट पढ़े आज हमने, कौन कौन से तीन? गलती कर दी डिस्कवर करके, है ना? हाँ, देखो ऐसा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ यूरोप। यूरोप ने इंडस्ट्रीज वगैरह ये वो 19th सेंचुरी में खूब मजे किए, लोगों को गुलाम बनाया जा जाके। 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की डिस्कवरी के बाद में 20th सेंचुरी में, पिछले दशक में अमेरिका ने बहुत अपने आप को पावर पे एस्टेब्लिश किया। एंड 21st सेंचुरी कैन बी द सेंचुरी ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड कि इंडिया के लोग जो अपना दिमाग सही तरह से लगाए, सही जगह लगाए। ठीक है? क्लियर हुआ? बढ़िया, ठीक है। तो ये अपना पार्ट हुआ कंप्लीट। अब ये बताओ, रीड द फॉलोइंग रीजंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टिल द 19th सेंचुरी। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बातचीत कर लेता हूं तुमसे। हाँ बताओ बताओ। यार आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, 21st सेंचुरी तो चाइना की है ना, चाइनीस एजेंट देवांश। अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में आता है? अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका देखो, अमेरिका पूरे नॉर्थ और साउथ सबको मिला के अमेरिका कहा जाता है। यूएसए जो है तो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में और भी कंट्री है, कनाडा है, मेक्सिको है, ये सब नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। ठीक है? और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आपकी ये ब्राजील, पेरू, प्रागवे, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, बोलीविया। क्लियर हुआ? तो हमने रिकैप दे देता हूं एक तुम्हें, क्या क्या पढ़ा। लो, लीडर बोर्ड आ गया क्या? पिछला वाला लीडर बोर्ड, इससे पहले वाला, आयुष सिंह, सोनम कुमारी, श्रेष्ठ राय, गौरी बिजलवान, करण यादव, निशा मीना, नसीब खान, हर्ष, हेमांक और नितिन। ये इससे पहले वाले लीडर बोर्ड के आंसर्स हैं। और इस लीडर बोर्ड के आंसर है गौरी बिजलवान ऑन दी टॉप, ठीक है, निशा मीना, सुभास्मिता साहू, यश, आई लव माय कुछ तो लिखा है आगे, ठीक है, तन्मय, ड्रैगन अनु, नीलेश, मोहम्मद और अलंकृत। तो ये बच्चे इस वाले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे थे। कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया? मात्र 48। अब जरा देखो ना कि यूरोप से अमेरिका लोग क्यों जा रहे थे? स्लेव्स फॉर सेल के लिए नहीं जा रहे थे, पॉवर्टी और हंगर था वहां पे, वाइड स्प्रेड डिसीजेस थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड परसिक्यूशन थे। क्लियर हुआ? अब ये देख लो सारा सब कुछ क्या है इस चैप्टर के, जो जो कीवर्ड्स है ना, तो ये सारे कीवर्ड्स अपन ने इंक्लूड कर लिए इस चैप्टर में, जो जो आ सकते हैं। आयरिश पोटैटो, फेमाइन, डिसेनेटर्स मतलब कौन है? तो जो यूरोप में जो लोग धर्म के अगेंस्ट में बोल देते थे और चर्च उनके पीछे लग जाता तो उनको भागना पड़ता था। तो डिसेनेटर्स आर द पीपल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ, कि जो चर्च बोल रहा था उसको लोग अगर क्वेश्चन करते थे तो फिर चर्च उनके पीछे लग जाता तो वो लोग भागते थे। तो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को जो लोग क्वेश्चन करते थे उन्हें डिसेनेटर कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, और ये होमवर्क क्वेश्चंस के बाद में ये देखो थ्योरी क्वेश्चंस है, तो एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक इन 1500s। तो आप जैसे बताएंगे कि जब ट्रेड रूट्स ढूंढ लिए तो कनेक्टिविटी हो गई, बसलिंग, आपको ट्रेड देखने को मिला बिटवीन एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, तो ऐसे करके प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक होता है। फाइन, लास्ट टॉपिक से, हाउ वाज द सिल्क रूट एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। तो आप बताएंगे कि सिल्क रूट क्या है? वो रूट है जहां से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ही देखने को मिल रहे थे।
तो इस रूट से यूरोप से, मतलब इस रूट से एशिया से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सब कनेक्टेड था। यहाँ से चाइनीज सिल्क कार्गोज जाती थी, चाइनीज पोर्ट्री जाती थी, साथ ही साथ इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल जाता था, बदले में उधर से गोल्ड और सिल्वर आता था। तो ये प्री मॉडर्न ट्रेड रूट का एक वाइब्रेंट एग्जांपल है, ठीक है। अगर ट्रेड के साथ में कल्चर भी पूछ लें, ठीक है, एंड कल्चर अगर पूछ लूं तो कल्चर में आप बताना कि कल्चर कैसे था। तो इसी सिल्क रूट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंचे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, बुद्धिज्म अलग अलग पार्ट तक पहुंचा, इस्लामिक प्रीचर्स अपनी प्रीचिंग्स को, टीचिंग्स को अलग अलग जगह तक पहुंचा पाए। हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट्स इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आप फूड के एग्जांपल दोगे, जैसे स्पेगेटी वाला दे सकते हो, पास्ता वाला एग्जांपल दे सकते हो, जो दर्शाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट था। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो आप बताएंगे जब पोर्टुगीज और स्पेनिश रूलर्स वहां पहुंचे तो वो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डेवलप करके पहुंचे थे फॉर द डिसीज स्मॉल पॉक्स, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो स्मॉल पॉक्स डिसीज से नेटिव अमेरिकन वर नॉट इम्यून, और नेटिव अमेरिकन की बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स से मर गई बिफोर दे कुड फाइट विद द गन्स, ठीक है। डिसीज ने ही उनका काम तमाम कर दिया। व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका, ये बताया मैंने अभी, ये एमसीक्यू में भी आया कि वहां पे पॉवर्टी थी, डिसीजेस थी, रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, तो उनको भागना पड़ा ये छोड़ के, ठीक है। समझ में आया? यहां तक सारी चीजें क्लियर है अगर तो बताओ जल्दी से, ठीक है। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो ये 5-6 क्वेश्चन है आपके, 6 क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। इज दैट क्लियर? ये अगर इतने क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर है तो ये लिखना है। फाइन, कोई डाउट? आंसर लिखना बेटा। एंशिएंट इंडिया रिच था, बहुत बहुत ज्यादा रिच था। तुमने देखा नहीं हमारे यहां से, अरे ये यूरोपियंस पत्ते लगा के घूमते थे, नंगे नंगे घूमते थे, पत्ते लगा के झिंगलाला हो झिंगलाला हो। हमने इनको सिखाया है, क्या सिखाया? हमने इनको सिखाया है कि कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे कच्चा चबा जाते थे खाना। तो हमने सिखाया कि मसाला डाल, जब स्वाद आएगा उसमें। वो तो समय का पहिया घुमा, हमारे लोग आपस में लड़ते रहे और इन्होंने आके हमें ही गुलाम बना लिया, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट है? बता दो जल्दी, कोई डाउट है क्या? मार दूंगा बंदूक, 3 नाल वाली बंदूक है हमारे पास। इसका नाम अभी तय नहीं हो पाया यार, नाम तय करते हैं किसी दिन जल्दी। पीपीटी जल्दी डाल देना, अभी डाल रहा हूं, ठीक है। मेरी तुम्हारी हम सबकी क्रिसमस। तो जाओ अब एंजॉय करो, 8 बजे क्लास है ना तुम्हारी अब अगली।